नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे भाषा व्याकरण के बारे में। हमने एक प्रयास शुरू किया है कि भाषा व्याकरण के संबंधित इस प्रकार की वीडियो लाएं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एवं कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी जो व्याकरण के विद्यार्थी हैं हिंदी के, उनके लिए उपयोगी साबित हो सके। मेरा प्रयास रहेगा कि हम जीरो से शुरुआत करें ताकि जो मित्र हिंदी में कमज़ोर हैं उनको ये वीडियो रामबाण की तरह काम आ सके। मेरा प्रयास बिल्कुल सफल रहे, इसके लिए आप मुझे ज़रूर सहयोग करें। और आप अगर नए हैं वीडियो में, आप नए हैं एक बार चैनल पे, तो अपना लाइक और कमेंट जरूर शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बात करते हैं भाषा व्याकरण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, भाषा व्याकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि हिंदी में होता क्या है कि वर्ण है, क्योंकि सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण है। वर्ण का मतलब क, ख, ग, घ, ड़, अ, आ, ये सब वर्ण में आएंगे और वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है। वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है। सीटेट और रीट में काफ़ी बार ये प्रश्न आ चुका है कि शब्दों की लघुतम इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और हम शुरुआत भी यही वर्ण से कर रहे हैं। आपको पता है भाई, स्वर होते हैं 11, 33, व्यंजन हो जाते हैं ये वाले, पर कई बार क्या होता है ना, बारीकी से जब प्रश्न बनता है तो अपने लिए मुश्किल पैदा करता है। मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ ताकि जिन साथियों को पता है वो और सुधार की अपेक्षा के लिए अपने कमेंट जरूर शेयर करें। साथ ही जिनको जो अनभिज्ञ हैं इस व्याकरण से, वो एक बार जरूर देखें इसको, ताकि आपके लिए कारगर साबित हो सके। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं वर्णों की। तो दोस्तों, वर्ण जो कुल है वो 44 है। कितने? 44। ये प्रश्न बनता है सामान्यतः सीटेट में बनता है। ठीक है, वर्ण कुल कितने होते हैं? ठीक है, उसमें पहला ऑप्शन आ गया 11, तो अपना दिमाग वर्ण की जगह स्वर में जाता है और अपन पहले 11 कर लेते हैं। नहीं, प्रश्न को पढ़िए फिर आपको उत्तर देना है। वर्णों की संख्या कुल 44 है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्ण भेद की, यानी इसके कुल कितने भेद हैं। तो दोस्तों देखिए, वर्णों के कुल 2 भेद है। कितने भेद हैं? 2। एक तो हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। ठीक है दोस्तों, पहला स्वर हो जाएगा, दूसरा व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अब बात रही स्वर किसे कहते हैं कि भी हमें तो सब पता है, पर फिर भी मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं वो बारीक चीजें लेकर के आया हूं जो आपको शायद ज्ञात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूं स्वर किसे कहते हैं, क्योंकि देखो फालतू का समय जाया मैं आपका नहीं करूंगा। स्वर का मतलब होता है वे ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, अर्थात स्वरों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। कैसे? जैसे आप बोल रहे हैं अ, तो अ में केवल अ की आवाज आ रही है, अ। परंतु आप जैसे बोल रहे हैं प, तो प में अ स्वर की आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही होगी, परंतु अ में केवल अ की आवाज आ रही है, तो अ को स्वर की दायरे में रखा जाएगा, परंतु प को व्यंजन के दायरे में रखा जाएगा। बिल्कुल कम समय में पूरा जो सार गर्भित है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। परिभाषा जनरली आपको याद होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं स्वरों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, स्वरों की कुल संख्या 11 है और व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। ये 11 और 33 मिलकर कितने बन रहे हैं? 44। ठीक है दोस्तों, अब स्वर से मूलतः एक प्रश्न काफी बार बनता है और बना भी है कि स्वर के कुल कितने भेद है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो यहां पर स्वर के कुल 2 भेद है। कितने भेद है दोस्तों? 2 भेद। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब हो जाएगा बड़ा और ह्रस्व का मतलब हो जाएगा छोटा। ऐसे स्वर जो छोटे हैं उनको ह्रस्व स्वर कहा जाएगा, ह्रस्व स्वर कहा जाएगा, और वे स्वर जिनको बोलने में थोड़ा समय अधिक लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाएगा। वैसे दीर्घ का अर्थ भी बड़ा ही होता है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बनता है कि ह्रस्व
स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको स्वर पूरे आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था, अ आ ई उ ए ओ जो भी जो आ रहा था, परंतु अगर आपको ये नहीं आ रहा था कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो आपका प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर है वो मूल रूप से कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे। ठीक है, जब 4 हो रहे हैं तो दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे, 7, क्योंकि कुल स्वर कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों, साथियों कुल स्वर है जो 11 है, तो उसमें से ह्रस्व जिनमें बोलने में कम समय लग रहा है, जो छोटे जिसको बोलते हैं ना छोटा ऊ, छोटी ई, वो वाले ह्रस्व कहलाएंगे। जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मूलतः जो स्वर है आप सभी को पता है, अ आ ई उ ए आई ओ औ, ये वाला होता है। ठीक है, और उसमें री भी शामिल है, परंतु यहाँ पे ह्रस्व स्वर है वो दोस्तों आ जाएंगे 4, अ ई उ और री, क्योंकि इनको बोलने में समय कम लगता है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये ज्ञात करना है कि अगर ह्रस्व स्वर ये वाले अ ई उ री है तो फिर ये दीर्घ स्वर कौन से हो जाएंगे, तो अ के बाद में आ ई, इसको आप छोटी ई बड़ी ई नहीं कहेंगे, क्योंकि आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं फिर अगर छोटी और बड़ी ई कहते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, क्योंकि हम हिंदी में जन्मे हुए, पले हुए, बड़े हुए और हम छोटी ई बड़ी ई कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। हमको कम समय लगाना ई, और यहाँ पर अधिक समय लगाना ई उ ए आई, इस प्रकार से ई हो जाएगा, साथ ही यहाँ पर ऊ हो जाएगा, ए आई ओ और आउ। ठीक है दोस्तों, ये वाले हो जाएंगे, ये ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये हो गए। जो स्वरों के कुल भेद प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, कुल 2 हैं, पहले ह्रस्व और दूसरे दीर्घ। इन संख्याओं को आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि जहाँ पे आपकी वर्ण विचार का जो टॉपिक किसी भी कंपटीशन की भर्ती में डाला हुआ है, तो वहाँ से ये प्रश्न बनने की पूर्ण गुंजाइश रहेगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि जो उच्चारण स्थान है, ये जो वर्गीकरण है, ये आपसे सामान्यतः पूछा जाता है, और ये जब पूछा जाता तो अपने को कई बार याद नहीं रहता कि यार याद कैसे करें। ठीक है, और ये जब भर्ती में आएगा तो निश्चित है कि उच्चारण स्थान से प्रश्न बनना तय है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि उच्चारण स्थानों को आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, तो स्वरों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन नाम लिख देते हैं स्वर, यहाँ पे हो जाएगा उच्चारण स्थान, यानी वो कहाँ से उच्चरित हो रहे हैं, उनको कहाँ से बोला जा रहा है, उच्चारण स्थान। और यहाँ पर हो जाएगा नाम ध्वनि, जब उसको उच्चारित किया जा रहा है तो उच्चारण स्थान की जो ध्वनि निकल रही है, उस नाम ध्वनि उसको क्या देंगे, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लेंगे उस संयुक्त जोड़े को जो है अ और आ। देखो ब्रज में इसको आ इस प्रकार से बोलेंगे, परंतु हम शुद्ध रूप से देखेंगे तो इसको अ बोला जाता है, आ इस प्रकार से नहीं बोला जाता। हालांकि स्वरों में एक और है, ओ को भी अंग्रेजी का है, ये ओ को भी सम्मिलित हिंदी में किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आएगा कॉलेज, कॉलेज। अगर ये हटा दे डंडी, ये जो मात्रा अगर हटा दी जाए इसकी, तो हो जाएगा कॉलेज, और यूं लगा दिया जाए ये वाला चिन्ह तो हो जाएगा कॉलेज। इस प्रकार, इसलिए यहाँ पर ओ को सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे बनता है कॉलेज, डॉक्टर, ये वाले। ठीक है साथियों, तो स्वर हैं अ और आ। तो अ और आ यहां से आवाज आ रही है, जिसको बोलता है कंठ। जैसे नीलकंठ भगवान शिव को बोलते हैं, नीला है कंठ जिनका, वह। तो ये कंठ से आवाज आ रही है, ध्यान है, इसको याद रखना है कि अ और आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। तो इसकी जो नाम ध्वनि होगी उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे कंठ्य। क्या कहेंगे साथियों, कंठ्य। ठ है,
ठीक है। अ और आ को कंठ से अपन लेंगे, साथ ही आ होगी, ई, तो यहाँ लिखेंगे अपन ई और ई। अब इस ई और ई को लेंगे हम तालु में, ई होता है ना, मारवाड़ी में बोलते हैं ताड़ बाबा बड़ी, तो वही वाला तालु, ई, इसको तालु बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे, नाम ध्वनि इसकी हो जाएगी तालव्य। क्या हो जाएगी साथियों? तालव्य। ठीक है। आगे की ओर आते हैं, तो यहां पर जो मैंने सम्मिलित किया था री को, तो इस री को यहां लेंगे, तो री का जो उच्चारण स्थान होगा उसको कहेंगे मुर्दा। क्या कहेंगे? मुर्दा। री। यानी दांतों से ऊपर का जो भाग है हल्का सा, जहां पे कुछ लाइनिंग बनी हुई है, अपनी जीभ को वहां टच करते हैं तो यहाँ पे कुछ लकीर सी लकीर बनी हुई है, उसको मुर्दा कहते हैं। तो री की जो उच्चारण होता है री का, वो मुर्दा से होता है, और इसकी नाम ध्वनि को हम कहेंगे मूर्धन्य। क्या कहेंगे? मूर्धन्य। ओके दोस्तों, कुल हमारे जो 5 स्वर हैं उनके हमने उच्चारण स्थान देख लिए। अब आगे की ओर देखते हैं। ऊ क्या हो जाएगा? ऊ और ऊ। तो और ऊ का है ऊ, अपने जो होठ हैं वो गोल बन रहे हैं। ऊ, देखो ऊ में ना तो आपकी जीभ दांतों पे जा रही है, ना यहां से आवाज आ रही है, ना ऊपर की ओर से यहां से आवाज आ रही है, आपके होठों से आ रही, जिस प्रकार से प फ ब, उसी प्रकार से ऊ। तो इसी ऊ और ऊ के कारण इसके उच्चारण स्थान को हम ओष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? ओष्ठ का मतलब होठ, यानी होठों से आवाज आ रही है। तो इसकी ध्वनि को जो हम नाम देंगे वो ओष्ठ्य कहेंगे। क्या कहेंगे? ओष्ठ्य। ओके साथियों, पीछे हमारे रहे ए और आई। आज थोड़ा मार्कर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे, ये होगा कंठ और तालु से, कंठ प्लस तालु। ए आई, कंठ और तालु, उन दोनों वाले भाग से ये आवाज निकली ए। इसको जो नाम ध्वनि हम देंगे ये बोलेंगे कंठीय तालव्य। क्या बोलेंगे दोस्तों? ये नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंठीय तालव्य। क्या बोलेंगे? कंठीय तालव्य। और अंतिम में अपने रहे हैं जो 2 स्वर ओ और आउ, तो इनका जो उच्चारण स्थान है साथियों मेरे ध्यान दीजिएगा, इनका उच्चारण हो जाएगा कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ। ओ आओ, ओ यहां से भी आवाज आ रही है, पर होठों पर भी इसका जो प्रभाव है वो पड़ रहा है, इसलिए इसको कंठ प्लस ओष्ठ कहा जा रहा है। और इसकी ध्वनि को जो नाम देंगे वो हो जाएगा कंठोष्ठ्य। दीर्घ संधि बन रही है, कंठोष्ठ्य है ना, वो इसमें मिल रहा है। कंठोष्ठ्य नहीं, सॉरी, दीर्घ नहीं बन रही है, कंठोष्ठ्य इसका नाम हो जाएगा। एक बार वापस से देखते हैं जनरली सरसरी निगाह से कि वर्ण हैं वो कुल 14 होते हैं। इसमें से वर्णों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है वो स्वर कहलाता है, दूसरा भाग है वो व्यंजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, स्वरों की कुल संख्या 11 है, व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। ठीक है, अब वापस से हम स्वर पे आते हैं। तो प्यारे साथियों, स्वरों की जो कुल संख्या है वो 11 हो जाएगी, पर स्वरों के जब भेद करेंगे, उनको बांटा जाएगा, जब उनका हम वर्गीकरण करेंगे तो स्वरों के हम 2 वर्गीकरण करेंगे। एक तो है स्वर जिनमें समय कम लगता है, उनको छोटे कहेंगे, पर भाषा की दृष्टि से उसको ह्रस्व कहेंगे। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। दूसरे वे स्वर जिसमें समय अधिक लगता है, उनको भाषा की दृष्टि से दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 हो जाएगी, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो जाएगी। ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए ये ध्यान रखना है कि जो ह्रस्व स्वर है इनको याद करोगे तो दीर्घ स्वर पीछे के अपने आप ही याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। यानी
प्रारंभ में जो स्वर थे वो अ ई उ री थे, इसलिए इन ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ ई उ ए आई ओ औ। इस प्रकार से स्वर हो गए अपने पास में कुल 11। अब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटवार, रीट और भी जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं उनमें वर्ण विचार जब आता है, तब वर्ण विचार की दृष्टि से स्वरों के उच्चारण स्थान की ओर हमें पढ़ना पड़ेगा। अब उच्चारण स्थान अपने को याद नहीं है तो कहीं न कहीं समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि उच्चारण स्थान के संबंधित प्रश्न बनना तय है, निश्चित है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले जो ये स्वर है, फिर हमने लिखा आगे उच्चारण स्थान, फिर आगे और लिख दिया नाम ध्वनि, यानी उसको क्या ध्वनि का नाम क्या देंगे, जो ध्वनि आ रही है उसको किस नाम से जानेंगे। ठीक है साथियों, तो जो स्वर हैं अ और आ प्रारंभ के, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। कंठ ये वाला, यानी अ। आप खुद बोल करके कोशिश कीजिए अ अ, तो यहां से कहीं न कहीं आपके फर्क पड़ रहा है। कुछ यहाँ पे महसूस हो रहा होगा कि यहाँ से किसी स्फोट का फूटना यहाँ से हो रहा है। थोड़ा सा हाथ भी लगा तो यहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आ रहा होगा। आ, परंतु कुछ और बोलेंगे जैसे री, तो यहाँ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसीलिए अ और आ के का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ हो जाएगा, और कंठ को, इसकी नाम ध्वनि को हम कंठ्य कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? कंठ्य। आगे आते हैं ई और ई। ई में कम समय लगा, ई में अधिक समय लगा, है ना, छोटी बड़ी, परंतु अब हम छोटी और बड़ी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ई ई ई ई। तो जो तालु है आपका, तालु से ये उच्चारित हो रहे हैं, और इसकी ध्वनि को नाम देंगे हम तालव्य। क्या नाम देंगे? तालव्य। फिर आता है दोस्तों री। री री री, तो मुझे आपकी मुर्दा है, वहां से इसका उच्चारण होता है, और इसका स्फोट है, इसका जो नाम है देंगे हम, वो देंगे मूर्धन्य। फिर हैं ऊ ऊ, और ऊ की आवाज जो है वो ओष्ठ से आ रही है, होठों से आ रही है, इसलिए इसको ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान माना जाएगा, और इसकी नाम ध्वनि होगी, उसका हम नाम देंगे ओष्ठ्य। फिर है ए आई, इसकी जो उच्चारण जो हो रहा है वो उच्चारण कंठ प्लस तालु से हो रहा है, कंठ प्लस तालु यहां से हो रहा है, इसलिए इसको नाम देंगे कंठ्य तालव्य। क्या नाम देंगे? कंठ्य तालव्य। और फिर अपने पीछे रहे ओ औ। ओ औ, तो कंठ का तो प्रयोग साथ में हो ही रहा है, परंतु साथ ही साथ ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है, होठों का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको नाम देंगे कंठोष्ठ्य। कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ्य हो जाएगा। इस प्रकार से उच्चारण स्थान ये थे। अब दोस्तों इसको याद रखने का एक तो और तरीका है, आप इस प्रकार से लिख दीजिए कि क यानी कंठ्य, टी यानी तालव्य, एम यानी मूर्धन्य, ओ यानी ओष्ठ्य, के टी एम क्या हो जाएगा? के टी एम या के टी एम ओ, ये लिख दीजिए। फिर अपने पीछे ये दोनों रहते हैं, तो एक में तो हो जाएगा टी यानी तालव्य और ओ यानी ओष्ठ्य। ठीक है, के टी और के ओ, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं के यानी कंठ्य, टी यानी तालव्य, एम यानी मूर्धन्य, ओ यानी ओष्ठ्य। तो फिर के और टी को यहाँ डाल दो और के और ओ को यहाँ डाल दो। ठीक है ना, मतलब इन पूरे को अगर शॉर्ट में आपको करना है तो यहाँ पे ये लिख दो ओनली अ आ ई री उ ए आई ओ औ, पूरा का पूरा यहाँ पे स्वर लिख दो, और साथ में आपको क्या करना है के टी एम ओ ये लिख दो। यानी फिर इस इंग्लिश में लिखने के बाद में इसको लंबा कर दो, कंठ्य तालव्य मूर्धन्य ओष्ठ्य। फिर आपको लिख दो के टी लिखने के बाद में मतलब हो जाए के यानी कंठ्य, टी यानी तालव्य। फिर लिख दो के ओ, तो के यानी कंठ्य और ओ यानी ओष्ठ्य। मूर्धन्य तो बीच में आएगा नहीं, इतना तो आपको भी पता लगेगा। तो ये अगर आप आंकड़ा याद कर लेते हो तो पूरा का पूरा आपका स्वरों का जो उच्चारण स्थान है और स्वरों की जो नाम ध्वनि है वो आपको याद हो जाएगी। बिल्कुल शॉर्ट में और आराम से समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। फिर भी आपको कुछ और बेहतर लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों साथ ही मैं कहना चाहूँगा
कि ये वीडियो हिंदी के लिए सच में रामबाण साबित होगा अगर आप इसको मन से देखते हैं। और मेरी एक अपील है आप सभी दोस्तों से, आप नए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी दीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।